नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो ट्रेनिंग मॉड्यूल में स्वागत है। इस वीडियो ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम लोग एक एक्चुअल रिपोर्ट की काउंसलिंग किस प्रकार से की जाती है वो देखने वाले हैं। आपके सामने एक बच्चे की एक्चुअल रिपोर्ट हम लोगों ने खोल के रखी हुई है और अगले 1 से 1.5 घंटे में हम बच्चे की काउंसलिंग किस प्रकार से की जाती है उसको अनुभव करेंगे। ये जो बच्ची है जिसकी रिपोर्ट हमने आपके सामने खोल के रखी है, इसका नाम साइली पंडित है। और जब मैं ये काउंसलिंग शुरू करूंगा तो उस वक्त मैं आपको इसकी माता या पिता समझ के काउंसलिंग करने वाला हूँ। तो आपको एज्यूम करना है, आपको ये फर्ज करना है कि साइली पंडित आपकी बेटी का नाम है और उसी की काउंसलिंग करवाने आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये काउंसलिंग सेशन देने के पीछे तात्पर्य है कि जो भी आपने नॉलेज, जो भी ज्ञान अभी तक आपने सीखा है, एक्वायर किया है, उसे एक्चुअल काउंसलिंग में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। एक काउंसलिंग सेशन तकरीबन 45 से 1 घंटे तक ही चल पाएगा। पर एक्चुअल में जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1 से 1.5 घंटे तक चलता है। ये जो आधा घंटा आज हमें कम लगेगा, इसके पीछे कारण ये है कि ये एक मोनोलॉग है। इसका मतलब सिर्फ मैं बात करने वाला हूँ। एज ए पेरेंट आपको वहां से बात करने की कोई सुविधा नहीं है। जब आप एक्चुअल रिपोर्ट किसी को काउंसिल करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, माँ बाप आपको सवाल पूछेंगे और आपके ट्रेनिंग के अंदर और आपके एटीट्यूड के अंदर उन तकरीबन सारे सवालों के जवाब आपको दिए हुए हैं। तो वो हैंडल करते करते जो है समय लग जाता है। इस वजह से काउंसलिंग एक्चुअल में 1 से 1.5 घंटे की हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे अभी इस वक्त मैं आपसे एक सेंटेजी के बतौर बात कर रहा हूँ, पर जब एक्चुअल रिपोर्ट चालू करेंगे तो मैं आपको मिस्टर पंडित या मिसेस पंडित के नाम से संबोधित करूंगा। काउंसलिंग शुरू होने के बाद में और काउंसलिंग शुरू होने के अंत तक अगर आप कोई नोट्स करवा लिखना चाहें, बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइए। काउंसलिंग की इस क्वालिटी को हासिल करने के लिए हो सकता है आपको 4 या 5 काउंसलिंग करनी पड़े, क्योंकि कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी आना ज़रूरी है। एक छोटी सी हिदायत और भी देना चाहूँगा कि जब आप किसी बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हैं तो एक बार आप पहले खुद उस रिपोर्ट को गो थ्रू करें और तभी माँ बाप को बुलाएं, ताकि काउंसलिंग करते वक्त आप वेल प्रिपेयर्ड हों, आप तैयार हों। इस तरह से जिस जैसे आज मैंने तैयारी कर रखी है। तो आइए बढ़ते हैं काउंसलिंग की तरफ। अ, इस काउंसलिंग में मैं काउंसलर की भूमिका निभा रहा हूँ और आप पेरेंट्स की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद में जब काउंसलिंग चालू होगी तो बीच में मैं आपको कोई टिप्स या संदेश नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आप पेरेंट हैं और मैं काउंसलर हूँ। तो बीच में मैं आपको फ्रेंचाइजी बना के संदेश नहीं देना चाहता हूँ। तो ये कंटिन्यूस मोनोलॉग होगा जो कि आपको एक पेरेंट बतौर समझाया जाएगा। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार मिस्टर पंडित। मेरा नाम डॉक्टर करण देशमुख है और आज मैं आपकी बेटी साइली की रिपोर्ट को लेकर आपके सामने बैठा हूँ। ये जो 41 पन्ने की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की काउंसलिंग करने आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। और ये ब्रेन चेकर की 41 पन्ने की रिपोर्ट आपके बच्चे के मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, उसकी लर्निंग स्टाइल के बारे में, उसकी सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरनल परफॉर्मेंसेस के बारे में अलग अलग जानकारी हमें प्रदान करती है। अंत में हमें आपकी बेटी के लिए उचित करियर्स के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी और उस बेसिस पे मैं आपको कुछ करियर्स भी आपकी बेटी के लिए रिकमेंड करूंगा। आपसे अनुरोध है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप मुझे बीच में रोक के भी सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपके बीच में कोई सवाल ना हो तो ये खत्म होते होते मैं आपको 15 से 20 मिनट का अवधि सवाल पूछने के लिए देने वाला हूँ। काउंसलिंग में तकरीबन शुरुआत के 45 मिनट मुझे आपको रिपोर्ट समझाने में लगेंगे। उसके आगे 10 से 15 मिनट में करियर एक्सप्लेन करने में लगाऊंगा और जैसे आपकी ज़रूरत हो वैसे 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो साइली, आपके भी कुछ सवाल होंगे तो तभी आप उस चीज़ को भी पूछ के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं साइली की रिपोर्ट को डिटेल में समझने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैंने अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे साइली की रिपोर्ट खोल रखी है। ये रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी में है। जैसे हमारी काउंसलिंग खत्म होगी तो ये रिपोर्ट मैं आपको ईमेल द्वारा भी भेज दूंगा, ताकि इसकी डिजिटल कॉपी आपके पास भी रहे। और काउंसलिंग खत्म होने के तत्पश्चात मैं ऑलरेडी जो कलर प्रिंट आउट आपके सामने रखी हुई है, ये इसके अंदर नोट्स बना के करियर रिकमेंडेशन लिख के मैं आपको ये कॉपी भी दे दूंगा, ताकि आपके पास में फिजिकल कॉपी भी रहे। तो इस वक्त हम पेज नंबर 1 पे हैं। पेज नंबर 1 एक कवरिंग पेज है जिसके अंदर एक इमेज बनाई हुई है। इस वक्त इसे कोई समझाने की जरूरत नहीं है।
हम आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 2 की तरफ आते हैं। जैसे कि आप पेज नंबर 2 में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपकी बेटी का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी की भी जानकारी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो आपने दिए थे, ईमेल एड्रेस सब लिखे हुए हैं। यहाँ पे मेरी जानकारी, मेरी फ्रेंचाइजी का विवरण दिया हुआ है, कंपनी का नाम और हमारा एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है। ये डिस्क्लेमर है जिसे हम अधिकार क्या कहते हैं। मैं 2 मिनट इस डिस्क्लेमर को आपको समझाना चाहूंगा। सर, इस डिस्क्लेमर में बेसिकली ये लिखा है कि कोई भी बच्चा हमारे पास जब ये टेस्ट करने आता है तो उसके माँ बाप ये समझते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है। साइकोलॉजी में इस वक्त ऐसी कोई भी टेस्ट नहीं है जो एक टेस्ट आपके बच्चे के बारे में हर चीज का जवाब दे पाए। ये एक अटेम्प्ट है, एक प्रयास है आपके बच्चे के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने का, जिससे आप जितनी ज्यादा अधिक जानकारी हासिल कर पाए उतना ज्यादा उचित निर्णय बच्चे के बारे में ले पाए। जैसे कि आप डीएमआईटी की टेस्ट हमसे कर रहे हैं तो हम ये भी अनुरोध करेंगे कि आप साइकोमेट्रिक असेसमेंट, आईक्यू टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट भी अलग अलग प्रकार की टेस्ट होती हैं जो करवाएं। 2-3 अलग अलग एक्सपर्ट से ओपिनियन लें और 2-3 लोगों का जो कॉमन कहना होगा वो करियर आप अपनी बच्ची के लिए चुनें। बिकॉज सर क्या है, करियर एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चा 40 से 50 साल का अवधि स्पेंड करता है। तो किसी एक व्यक्ति के अनुरोध पे उस करियर को चूज करना या किसी एक रिपोर्ट पे ऐसी कोई चॉइस बना लेना तो थोड़ा सा अनुचित होगा। और बच्चे की जिंदगी का सवाल है तो 2 अलग अलग एक्सपर्ट से पूछने में हमें कतराने की कोई बात नहीं है, हमें डेफिनेटली 2-3 सजेशन लेने चाहिए। यदि आप इस सिंगुलर रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए कोई करियर का डिसीजन लेते हैं तो सिर्फ आप और आप ही इस चीज के जिम्मेदार होंगे। इस वजह से अगर आपसे अनुरोध है कि कोई भी क्रिटिकल डिसीजन लेने से पहले आपके फैमिली डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को डेफिनेटली कंसल्ट करिएगा। तो अधिकार क्या समझाने के बाद में मैं आपको पेज नंबर 3 की तरफ ले जाना चाहूंगा। ये एक मैसेज है कंपनी की तरफ से साइली के लिए। सर, डीएमआईटी एक ऐसी टेस्ट है जो बच्चे के इनेट एनालिसिस है या मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताती है। इस वक्त भारत में जितने बच्चे हैं उसमें से सिर्फ 10% या उससे कम बच्चे किसी भी प्रकार की काउंसलिंग या किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन लेने के बाद अपने करियर का चयन करते हैं। ये एक बहुत ही कम नंबर है। साइली इन 10% बच्चों में आती है जिसने अपने अपने बारे में जानने के लिए थोड़ा प्रयास किया है। इस वजह से कंपनी एक धन्यवाद कहना चाहती है आपकी बेटी को और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती है एक समझदार पेरेंट के बतौर आपको कि आपने इतना उचित निर्णय लिया है। तो पेज नंबर 3 एक थैंक यू लेटर है। इसके बाद में पेज नंबर 4 पे आएंगे। ये इंडेक्स है, ये विषय सूची है। यहाँ पे कौन से पृष्ठ पे, कौन से पन्ने पे कौन सी जानकारी दी होगी उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इस हर एक जानकारी को इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, तो हम जैसे जैसे इस पन्ने पे आएंगे तो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अधिक जानकारी हासिल कर लेंगे। तो स्किप करते हुए अगले पन्ने पे चलते हैं जो कि पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 5 यहाँ पे आप डर्मेटोग्लाइसिक्स के बारे में एक सिंगल पूरा पन्ना डेडिकेटेड पाएंगे। तो डर्मेटोग्लाइसिक्स एक ऐसा साइंस है जिसे तकरीबन 1950 के आसपास डॉक्टर हैरोल्ड कुमिन्स ने दिया था। डर्मेटोग्लाइसिक्स इज बेसिकली एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स के अध्ययन को डर्मेटोग्लाइसिक्स कहा जाता है। आज डर्मेटोग्लाइसिक्स का इस्तेमाल अटेंडेंस लगाने से लेके आधार कार्ड बनाने तक और एयरपोर्ट में आइडेंटिफिकेशन से लेके क्राइम में फिंगरप्रिंट्स कैप्चर करके चोर को पकड़ने तक किया जाता है। इन सारी चीजों का जो उगम है वो डर्मेटोग्लाइसिक्स के डॉक्टर हैरोल्ड कुमिन्स के रिसर्च से है कि 2 व्यक्तियों की फिंगरप्रिंट सेम नहीं होती। और इसके अलावा भी इन्होंने कई सारी चीजें कही हुई जो इन्होंने 2000 पन्ने की किताब छपवाई थी इस टॉपिक को लेकर, जिस वजह से एक इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ साइंस और स्टडी बना। इसके बारे में एक पन्ना यहाँ पे डेडिकेट किया गया है ताकि अगर आप घर जाके पढ़ना चाहें तो आपको एडिशनल जानकारी अवेलेबल हो। पेज नंबर 6 जो है, यहाँ से हम पहला ग्राफ देख पाएंगे। ये साइली के बारे में पहला ग्राफ है। पेज नंबर 6 पर सिनॉप्सिस ऑफ एनालिसिस के तहत लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन का ग्राफ देख सकते हैं। सर, 1981 के आसपास डॉक्टर रॉजर स्पेरी ने एक स्प्लिट ब्रेन रिसर्च की थियरी दी थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि इंसानी दिमाग को आप 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, दायां दिमाग और बायां दिमाग। दायां दिमाग यानी लेफ्ट ब्रेन को लॉजिकल ब्रेन कहा जाता है और बायां दिमाग यानी राइट ब्रेन को क्रिएटिव ब्रेन कहा जाता है। एक बच्चे में ये दोनों ब्रेन होते हैं, जैसे आपको और मुझ में भी होगा, बट बहुत ही कम ऐसा पाया जाता है कि दोनों 50-50% पे काम करते हैं। कोई बच्चे लॉजिकल होते हैं तो वो क्रिएटिव कम होते हैं, कोई क्रिएटिव ज्यादा होते हैं तो लॉजिकल कम होते हैं। आप इस केस में देख सकते हैं कि साइली जो है ये लेफ्ट ब्रेन माने दायां दिमाग 55.2% से ज्यादा है और राइट ब्रेन 44.8 है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि साइली लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है
यानी कि लॉजिकल बच्ची है। तो साइली ज्यादा लॉजिकल है, इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएटिव जीरो है, क्रिएटिव तो है बट लॉजिकल ज्यादा है। ऐसे अलग अलग ग्राफ्स हमें इस रिपोर्ट में मिलेंगे, हर एक ग्राफ को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। एक एक ग्राफ को समझने के बाद हम अगले ग्राफ में जाएंगे और सबसे आखिरी में ग्राफ्स को तोड़ मरोड़ के जोड़ के एक फाइनल करियर रिकमेंडेशन हम बच्चे के बारे में देंगे। तो तब तक ये हर ग्राफ इंडिपेंडेंट है और उसे उसी तरह से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था पहला ग्राफ। जो अगला ग्राफ हम देख रहे हैं इसे एक्वायरिंग मेथड का ग्राफ कहा जाता है। एक्वायरिंग मेथड 4 प्रकार की होती है सर, सेल्फ कॉग्निटिव, अफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव और रिवर्स थिंकर। जो कि साइली में रिवर्स थिंकर है नहीं तो हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट सेल्फ कॉग्निटिव, अफेक्टिव और रिफ्लेक्टिव तीनों चीजें साइली में प्रेजेंट हैं। सर सेल्फ कॉग्निटिव वो बच्चा होता है जो खुद के डिसीजन खुद लेता है, इसे मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इंटरनली मोटिवेटेड होता है। ये बच्चा बहुत ही क्लियर होता है अपनी विजन को लेकर, इसको क्या करना है, ये खुद की चीजें खुद ही कर लेता है बिना बताए करता है। 40% केसेस में साइली इस प्रकार से काम करती है, बट 40% केसेस में साइली अफेक्टिव ही है। अफेक्टिव का मतलब ये बच्चा मोटिवेशन का धनी है, इसे मोटिवेशन रेगुलरली देना जरूरी है, ये मोटिवेट न करने पे डिमोटिवेट हो जाता है, इस बच्चे को प्रोत्साहन की जरूरत होती है। तो अफेक्टिव बच्चा वो होता है जिसे आप प्रोत्साहन देंगे तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, प्रोत्साहन नहीं देंगे तो उसके परफॉर्मेंस में कमी आएगी। 40% केसेस में साइली अफेक्टिव है। 20% केसेस में साइली रिफ्लेक्टिव है। इसका मतलब है ये वो बच्चे हैं ना इन्हें मोटिवेशन इंटरनली होता है ना इन्हें मोटिवेशन देने से ये काम करते हैं। रिफ्लेक्टिव वो बच्चे होते हैं जिन्हें जनरली इच्छा ही नहीं होती, इनके साथ बैठ के आपको करवा के लेना पड़ता है। तो 20% केसेस में साइली ऐसी ही है। अब ये कौन से 40% केसेस है जिसमें साइली खुद से डोमिनेट कर लेती है, खुद से डिसाइड कर लेती है कि मुझे करना है। कौन से 40% केसेस है जिसमें आपको मोटिवेट करना पड़ सकता है, और ऐसे कौन से 20% केसेस है जिसमें साइली को इंटरेस्ट ही नहीं है, ये हम आपको आने वाले ग्राफ्स में क्लियर करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए सर? साइली आपको क्लियर है जी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पेज नंबर 7 पे हम इस रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जिसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस का ग्राफ कहते हैं देख सकते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो ग्राफ है ये 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी पे बेस्ड है। मल्टीपल इंटेलिजेंस ये डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में लाई हुई साइकोलॉजी की एक विख्यात थ्योरी थी। इन्होंने 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की एक किताब भी लिखी जिसके अंदर इस थ्योरी के बारे में इन्होंने बखूबी जानकारी दी हुई है। डॉक्टर गार्डनर का मानना है कि हर बच्चा होशियार होता है बट अलग तरीके से होशियार होता है। हो सकता है आपका बच्चा खेलकूद में बहुत अच्छा हो और मेरा पढ़ाई में, और किसी और का संगीत में और किसी और का खाना बनाने में। पर काबिलियत और खूबी हर एक में होती है। समय हमें माँ बाप बतौर या शिक्षक बतौर बच्चे की काबिलियत और हुनर ढूंढने में लगाना चाहिए। तो इस रिपोर्ट में आपको बच्चे की काबिलियत और हुनर ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाए गए हैं। एक मल्टीपल इंटेलिजेंस आप दाईं तरफ देख सकते हैं जो लिखे हुए हैं, और बाकी के ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि साइली को सबसे ज्यादा जो मार्क्स मिले हैं 16.4 ये इंटरपर्सनल में मिले हैं, यानी कि साइली बहुत ही ज्यादा बातूनी लड़की है, इसे बातचीत करना बात करना बहुत ज्यादा पसंद है, ये एक्सट्रीमली टॉकेटिव लड़की है। ओके, सेकंड जो इसे टॉप इंटेलिजेंस आया है वो लिंग्विस्टिक है, जिसका हम कहते हैं कि भाषा पे प्रभुत्व इस बच्ची का बहुत अच्छा है, इसकी लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छी है, इसका शब्दकोश बहुत अच्छा है। और नंबर 3 जो इसे आया है वो है इंट्रापर्सनल, यानी कि चुप रहने की काबिलियत भी इस बच्चे में बहुत अच्छी है। मैं इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। हमारे जो विद्यमान प्रधानमंत्री है भारत के श्री नरेंद्र मोदी, इनमें ये सारी खूबियां आप देख पाएंगे। ये बातूनी भी है, बट ये जब भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये लोगों से जुड़ भी जाते हैं। इंट्रापर्सनल होने का मतलब है चुप भी रहना जानते हैं। तो ये एक ऐसी विलक्षण खूबी है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चा बात करना भी जानता है, क्या बात करे वो भी जानता है, तो चुप रहना भी जानता है। ये एक बहुत ही रेयर क्वालिटी है जो कि स्पीकर से जनरली पाई जाती है। ठीक है, ये देखते वक्त ही हम ये भी देखेंगे कि बच्चे में दो कुछ लो इंटेलिजेंस भी पाई गई है, जैसे कि म्यूजिकल 2.8 का है। इसका मतलब बच्चों को संगीत में तकरीबन बिल्कुल की रुचि नहीं है, साइली गाना सुनना ही पसंद नहीं करती, इसका म्यूजिकल नेचर ओरिएंटेशन है 0 है। म्यूजिक की क्लास भी इसे स्कूल में बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। और नेचुरलिस्टिक जो है इसका 11.1 है,
इसका मतलब ये है कि खाने के मामले में बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है और घूमना फिरना भी ठीक है, गार्डन वगैरह कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, नेचुरलिस्टिक बच्ची नहीं है। एवरेज अगर आप देखें तो विजुअल 13.2 पे एवरेज है, लॉजिकल 12 पे एवरेज है और काइनेस्थेटिक 14.1 पे एवरेज है। अब इस ग्राफ से ये भी देख सकते हैं कि लॉजिकल 12 है, लिंग्विस्टिक 15.4 है। इसका मतलब बच्ची भाषा में ज्यादा अच्छे मार्क्स ला रही है आपकी एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स से 12 है और लिंग्विस्टिक 15.4 है ना। और डिबेट कंपटीशन में भी ये बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करती होगी, क्योंकि उसे बात करना पसंद है और लैंग्वेज इसकी स्ट्रेंथ है, तो डिबेट करना ऐसे लोगों की खूबी होती है और इसे ये बिल्कुल बाकायदा पसंद भी है। करेक्ट साइली? एक्सीलेंट। तो डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल जो है ये हमारे रिपोर्ट का अगला ग्राफ है। इसमें आप 3 पैरामीटर्स देख सकते हैं, काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी और विजुअल। काइनेस्थेटिक वो बच्चे होते हैं जिन्हें लिख के सीखना पसंद है, ऑडिटरी वो बच्चे होते हैं जिन्हें सुन के सीखना पसंद है, और विजुअल वो बच्चे होते हैं जिन्हें देख के सीखना पसंद है। आप अगर साइली का ग्राफ देखें तो आपको पता चलेगा कि साइली काइनेस्थेटिक सबसे ज्यादा है, उसके बाद में विजुअल और सबसे आखिरी में ऑडिटरी है। काइनेस्थेटिक सबसे ज्यादा होने के कारण साइली को सबसे ज्यादा लिख के याद रहता है, ये जितना ज्यादा लिखती है उतना ज्यादा याद रख पाती है। ऑडिटरी इसका सबसे कमजोर है, इसका मतलब अगर ये सुन के याद रखने की कोशिश करे तो इसे बहुत ज्यादा याद नहीं रहता। और विजुअल इसका 2 नंबर पे है, तो अगर लिख नहीं पाती तो कम से कम देख के समझ जाती है। तो ज्यादातर मार्क्स साइली तब ला पाएगी जब भी आपने खुद के शॉर्ट नोट्स और खुद के नोट्स बनाएगी। ये लिख के सीखने वाले बच्चों में से है। यहाँ तक क्लियर हो गया पंडित सर? आप साइली, आपको कोई डाउट? वेरी गुड। तो अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 8 की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें नियोकॉर्टेक्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, जिसे हम 5 लोब्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ 5 लोब्स, नियोकॉर्टेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इंसानी दिमाग को इस ग्राफ में साइड पैनल से 5 हिस्सों में विभाजित किया गया है। हमने डॉक्टर रॉजर स्पेरी की इनिशियल रिसर्च में देखा कि दायां और बायां दिमाग का जिक्र किया गया था। यहाँ पे साइड पैनल से 5 अलग अलग हिस्सों में इसका विभाजन किया गया है। सबसे पहला हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, जो कि प्रीफ्रंटल लोब है। ये आपके बिल्कुल मस्तिष्क, जहाँ पे आपका शुरू होता है, फोरहेड जिसको हम कहते हैं, कपाल जिसको कहा जाता है, ये कपाल के बिल्कुल पीछे होने वाला लोब है, जिसे प्रीफ्रंटल लोब कहा जाता है। फ्रंटल लोब जहाँ से आपके बाल शुरू होते हैं सर के, वहां पे फ्रंटल लोब लोकेटेड है। पैराइटल लोब जहाँ पे हमारे बालों के बीच में भौरा पाया जाता है, तो पैराइटल लोब बिल्कुल उसके ठीक नीचे लोकेटेड है। टेम्पोरल लोब दोनों कानों के ठीक बीचों बीच, और ऑसिपिटल लोब जहाँ पे लड़कों के या मर्दों के बाल जहाँ पे खत्म होते हैं, वहां पे ऑसिपिटल लोब पाया जाता है। लड़कियों की भी और फीमेल्स का भी वही होता है, बट ग्राफिकल तरीके से समझाने के लिए मैंने मर्दों का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। ठीक है पंडित सर जी। तो प्री फ्रंटल और फ्रंटल लोब जो है, इसे हम जनरली मैनेजरियल लोब कहते हैं, और इसे हम सीईओ या डिसीजन मेकर कहते हैं। एज काउंसलर्स हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर फ्रंटल और प्री फ्रंटल दोनों की अच्छी स्कोर लाए और दोनों की जो टोटल है वो 40 के ऊपर जाए, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों की भी जो टोटल है वो 40 के ऊपर जा रही है। इनफैक्ट 46.07 की टोटल इसमें आप हासिल कर पा रहे हैं, और दोनों का डिवीजन भी काफी अच्छा है। तो इसमें हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि साइली एक ऐसी बच्ची है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से सोचती है और उससे अच्छी तरीके से निर्णय ले पाती है। ये बहुत ही डिसाइसिव लड़की है, इसका निर्णय लेने में टस से मस नहीं होता, ये एक बार ठान लेती है तो ठान लेती है। ठीक है, और ये सोचती भी बहुत अच्छा है। अब बाकी के तीनों लोग में देखेंगे तो पैराइटल लोब जो है ये शारीरिक मेहनत का कारक है, ऑसिपिटल लोब जो है ये विजुअल इंफॉर्मेशन का कारक है, और टेम्पोरल लोब जो है ये साउंड एंड स्पीच प्रोसेसिंग का कारक है। इसमें भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा परसेंट 22, 17 और 14 में सबसे ज्यादा पैराइटल लोब को आए हैं। 22% पे पैराइटल लोब विनर है। इसका सिंपल मतलब ये भी है कि बच्चे लिख के जितना ज्यादा सीखती है, उतना देख के और सुन के नहीं सीखती। सीखती जरूर है, तो उतना ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं सीखती जितना लिख के याद रख पाती है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 5 लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और लेफ्ट और राइट ब्रेन होते हैं। इसका मतलब इधर वाले 5 और उधर के 5 पकड़ के सर हर एक के ब्रेन में जो है 10 अलग अलग लोब्स होते हैं। उन हर अलग अलग लोब का इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ये 10 लोग हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रीफ्रंटल जो लोग होते हैं, जो भी हमने देखे कि साइलिक प्रोसीजर अच्छे हैं, जो सीए होते हैं वो अंगूठों से जुड़े होते हैं। जो फ्रंटल होते हैं, जो हम लोगों ने अभी मैनेजर के बारे में बात किया, वो पहली उंगली से जुड़े होते हैं। पैराइटल जो है वो मझली उंगली से जुड़ा होता है। टेम्पोरल ये जो है ये रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे अंगूठियां पहनी जाती है, उससे जुड़ा होता है। सभी की अंगूठियां जिन उंगलियों में पहनी जाती है। और ऑक्सीपिटल जो है ये सबसे छोटी उंगली से जुड़ा हुआ लोब होता है। अब उसी प्रकार से अब हम हर उंगली को अगर अलग अलग करके देखें तो हमें इस प्रकार से वो ग्राफ दिखता है। यहाँ पे अब राइट ब्रेन देख रहे हैं जो कि लेफ्ट हैंड से जुड़ा हुआ है। सर डॉक्टर रॉजर पेरी ने ये भी प्रूव कर दिया था कि दायां दिमाग जो है ये बाएं शरीर को मैनेज करता है, बायां दिमाग जो है ये दाएं शरीर को मैनेज करता है। तो उंगलियां भी उसी तरीके से क्रिस क्रॉस कनेक्टेड हैं। जब हम राइट ब्रेन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हम लेफ्ट हैंड की जानकारी से ही वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम 5 कॉलम देख पा रहे हैं, तो लीडरशिप जो है ये अंगूठा है लेफ्ट हैंड का, इमेजिनेशन पहला फिंगर, ग्रॉस मोटर स्किल मझला फिंगर, कंप्रिहेंशन टू म्यूजिक ये रिंग फिंगर जहाँ पे अंगूठी पहनी जाती है, और सबसे छोटी उंगली के लिए जो है कलर एंड एस्थेटिक से लेफ्ट हैंड वाले इस तरीके से डिवाइड किए हैं। और उसी प्रकार से लेफ्ट ब्रेन राइट हैंड अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पांच उंगली बाकी की यहाँ पे दिख जाएंगी। रैशनल थिंकिंग ये अंगूठा है, लॉजिकल रीजनिंग जो है ये आपका इंडेक्स फिंगर, फाइन मोटर मझला फिंगर, लैंग्वेज एबिलिटी रिंग फिंगर, और सबसे छोटी उंगली के लिए विजुअल आइडेंटिफिकेशन। आप यहाँ पे अलग अलग कलर्स देख पा रहे हैं। ये जो बीच में की फंक्शनैलिटीज है ये अभी हमने ऊपर वाले पन्ने में देख ली थी, और ये 4 कलर्स में आप इन चीज को डिवाइड पाएंगे। स्ट्रेंथ ये वो होती है जिसमें बच्चा अगर थोड़ी भी मेहनत करे तो उसे गारंटीड रिजल्ट मिलने वाला है। एवरेज वो होता है जहाँ पे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी वही रिजल्ट लाने के लिए। वीकनेस वो होता है जहाँ पे आपको 4 टाइम्स यानी 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी उतना ही रिजल्ट लाने के लिए। और ओपन जिसको हम जनरली लॉटरी कहते हैं, ये वो एरिया है जहाँ पे आपको हो सकता है रिजल्ट ही ना आए और हो सकता है छप्पर फाड़ के रिजल्ट आ जाए। तो इसे और सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर फर्स्ट कर लेते हैं सर कि आपके पास और साइले के पास सिर्फ 1 ही रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप इसे स्ट्रेंथ में इन्वेस्ट करेंगे सर तो आपको गारंटीड जो है 100 रुपए का रिटर्न शाम को मिल जाएगा। अगर आप इसे एवरेज में इन्वेस्ट करते हैं तो सर आपको गारंटीड परंतु सिर्फ 50 रुपए शाम को मिल जाएगा। अगर आप वीकनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो गारंटीड परंतु और मात्र 25 रुपए आपको शाम को मिलेगा। और अगर आप इसे ओपन यानी कि अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपको शाम को सिर्फ 1 रुपया मिले, या हो सकता है कि आपको शाम को 1000 रुपए मिल जाए। इसका मतलब यह है कि सर पूरी तरह से ओपन जो एरिया होता है जिसको हम ग्रे कलर से डिनोट करते हैं ये लॉटरी होता है। आइए सबसे पहले वाली उंगली से समझते हैं बच्चे की स्ट्रेंथ, एवरेज और वीकनेस क्या है। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कोई भी रेड कलर नहीं है तो बच्चे में कोई भी वीकनेस हमारी नहीं है। ठीक है, तो साइली की जो सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है वो ग्रीन में हाईलाइट की गई है। लीडरशिप के साइली की हाईलाइटेड स्ट्रेंथ है जो कि आप यहाँ पे 12.9% पे देख सकते हैं। इमेजिनेशन, विजुअल्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, 3D स्पेस फॉर्मेशन यानी कि सोचने की जो काबिलियत है ये 12% पे, ये और एक स्ट्रेंथ यहाँ पे आप साइली की देख सकते हैं। थर्ड स्ट्रेंथ आप जो देख सकते हैं रैशनल थिंकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लोगों से काम करवा के लेना, इमोशनल मैनेजमेंट, ये सारा 11.8% पे यहाँ पे और एक स्ट्रेंथ है। लैंग्वेज एबिलिटी, भाषा जो है ये साइली की स्ट्रेंथ है। अगर आपको याद हो तो मैंने 2 नंबर के ग्राफ में आपको कहा था कि 40% ऐसे केसेस हैं यहाँ पे साइली खुद से काम कर लेती है, उसे किसी प्रकार के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं होती। सर ये वो 4 अलग अलग उंगलियां हैं जिनपे आप ग्रीन कलर देख पा रहे हैं, जहाँ पे बच्ची खुद से रिजल्ट हासिल कर लेती है, उसे किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन या मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लू की तरफ जो कि एवरेज है, जो कि 50% रिजल्ट ही देता है एज कम्पेयर टू ग्रीन। ग्रॉस मोटर स्किल यानी शारीरिक मेहनत, कलर एंड एस्थेटिक सेंस यानी ड्राइंग, लॉजिक एंड रीजनिंग यानी कि मैथमेटिक्स, और विजुअल आइडेंटिफिकेशन और रीडिंग इसका मतलब है पढ़ना या खाना खाना या विजुअल आइडेंटिफिकेशन जो है ये इस उंगली में आता है। ये सारे एवरेज हैं, इसका मतलब यहाँ पे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तब जाके बच्ची यहाँ पे परफॉर्म करती है। आप यहाँ पे एक चीज और नोट कर सकते हैं, लॉजिक जो है बच्ची का 9.4 है और ब्लू है, जबकि लैंग्वेज जो है बच्ची की 12.1 और ग्रीन है। इसका मतलब वापस वही होता है कि बच्ची लैंग्वेज में ज्यादा स्कोर करती है एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। आप और एक चीज नोट करेंगे कि जो फाइन मोटर है वो बच्ची का ग्रे है
इसका मतलब यहाँ पे जनरली हिडन टैलेंट या छुपा हुआ पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं यहाँ पे ग्रे कलर में पाया जाता है। तो यहाँ पे जनरली 1 रुपी टू 1 रुपी का रिजल्ट मिलता है, क्योंकि बच्चे को भी पता नहीं होता मुझ में टैलेंट है। तो आज की डेट में आप देख पाएंगे कि साइली की जो हैंड राइटिंग है वो तकरीबन बहुत ही खराब होगी, क्योंकि फाइन मोटर जो है सर बच्ची का कमजोर है और ओपन में आया हुआ है। इस वजह से आप डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि बच्ची की जो है हैंड राइटिंग एज कम्पेयर टू उसकी बाकी स्किल्स खराब होगी। अब आ जाते हैं बच्ची ने क्या चीज डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि वीकनेस तो हमारी बच्ची में है नहीं, 3 ही कलर आए हुए। इसका सेकंड जो ग्रे कलर आया हुआ है म्यूजिक में आया हुआ, इस वजह से इसका म्यूजिक में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई रुचि नहीं है। ठीक है, हम जनरली ये प्रेफर करते हैं कि अगर बच्चा बड़ा हो, जैसे कि साइली के केस में साइली को 24-25 साल की है, तो ये सिर्फ अपने ड्रीम पे फोकस करे, क्योंकि इसे लॉटरी पे मेहनत करने के लिए इसके पास समय नहीं है। ये गारंटीड रिजल्ट निकाले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हम यही रिकमेंडेशन देंगे कि जब भी हम करियर रिकमेंडेशन दें, हम बच्ची के स्ट्रेंथ को देखते हुए करियर रिकमेंडेशन देंगे, जहाँ पे उसको कल से रिजल्ट मिलना मुमकिन है। अगर यही बच्ची छोटी होती, 3 साल की होती साइली, तब आप शायद से हमारे पास आते, तो मैं कहता कि सर ग्रीन पे तो काम करेंगे ही करेंगे, उसके साथ में हम ग्रे पे भी काम करेंगे, क्योंकि ये ऐसी लॉटरी है क्योंकि शुरुआत में तो 1 रुपए में 1 रुपए रिजल्ट देगी, पर जिस दिन 1000 दे देगी उस दिन वो छप्पर फाड़ के देने वाली बात हो जाएगी। तो कोशिश करना बनता है। और अगर बच्चा बड़ा है तो रिस्क लेने से अच्छा है कि हम स्ट्रेंथ पे फोकस करें, जहाँ पे हमें गारंटीड रिटर्न मिलने वाला है। सर यहाँ तक आपको बिल्कुल सब क्लियर हो गए हैं जी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अगले पन्ने में हम बात करने वाले हैं टीएफआरसी के बारे में। टीएफआरसी बेसिकली हमारी हर उंगली पे जो फिंगरप्रिंट पाई जाती है, इसमें अनेक रेखाएं होती हैं। जब हम बच्चे के 10 उंगलियों की प्रिंट लेते हैं तो हम इन रेखाओं को काउंट करते हैं, और जितनी रेखाएं बच्चे की उंगली में पाई जाती हैं इसको टोटल भी किया जाता है। अगर ये सारी रेखाएं टोटल करने के बाद में 140 से ज्यादा हो तो हम इसे कहते हैं कि ओवरऑल लर्निंग एडेप्टेबिलिटी बच्चे की बहुत ज्यादा अच्छी है, एक्सेलेंट है। लर्निंग एडेप्टेबिलिटी का मतलब है बच्चा किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कितनी जल्दी ढाल पाता है। अगर 120 से 140 के बीच में तो हम इसे वेरी गुड कहते हैं। तो पहले तो हम बाएं हाथ की उंगलियां गिनते हैं, उनकी टोटल कर लेते हैं, दाएं हाथ की गिनते हैं, उनकी टोटल कर लेते हैं, फिर कंबाइंड टोटल देख लेते हैं कि क्या 140 से आगे जा पा रही है, उसे टीएफआरसी कहा जाता है। अब देखते हैं साइली के केस में क्या है। आप देख पा सकते हैं कि साइली के केस में लेफ्ट ब्रेन यानी कि राइट हैंड में पाई गई सारी रेखाओं की टोटल 79 है, और राइट ब्रेन यानी कि लेफ्ट हैंड में पाई गई सारी रेखाओं की टोटल 87 है। तो टोटल रिच काउंट या टीएफआरसी 166 है। ये 140 से तो कई ज्यादा ऊपर है। इसका मतलब साइली किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बहुत जल्दी ढाल लेती है, इज एक्सट्रीमली एडेप्टेबल। ठीक है, इसके ऊपर में आप कुछ परसेंटेजेस देख पाएंगे, मैं इन्हें भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीएफआरसी परसेंटेज 24.7 है प्री फ्रंटल लोब में। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्री फ्रंटल आपकी दोनों अंगूठों को मिला के प्री फ्रंटल होता है। तो 166 को अगर हम 24.7 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 41 ये आंसर आता है। इसका मतलब 41 रेखाएं आपकी दोनों अंगूठों में पाई गई हैं। उसी तरीके से 166 को अगर हम 22.3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें जवाब आएगा 37, यानी कि फ्रंटल लोब यानी कि दोनों जो इंडेक्स फिंगर हम कहते हैं, इन दोनों में मिला के हमारी 37 रेखाएं हैं। ये फन फैक्ट है, सिर्फ जानकारी के लिए दी गई है। इसकी काउंसलिंग या करियर रिकमेंडेशन में कोई इस्तेमाल इस चीज का नहीं होता, बट ये जरूर इम्पोर्टेंट है, या इसका मायना जरूर होता है कि बच्चा कितना ज्यादा जल्दी किसी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है। तो हम इसको देख के कह सकते हैं कंफर्टेबली कि साइली किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बहुत जल्दी ढाल देती है सर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ से इसके बाद में जो पेजेस आप देखेंगे तो ये रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको घर जाके पढ़ने के लिए हम लोगों ने राइटिंग में बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है। शुरुआत में सबसे पहला ग्राफ जो हमने साइली के बारे में देखा, इसमें लेफ्ट और राइट ब्रेन की जिक्र किया गया था। लेफ्ट ब्रेन 55.2 था और राइट ब्रेन 44.8। इसी के ऊपर ये और एक पन्ना आपको दिया गया कि लेफ्ट ब्रेन के एग्जैक्ट फंक्शंस क्या होते हैं, राइट ब्रेन के क्या होते हैं, ताकि आप इत्मीनान से घर जाके पढ़ सकें। तो इसे मैं अभी स्किप करूंगा क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी काउंसिल कर चुका हूँ। एक्वायरिंग मेथड हम लोगों ने चारों देख ली थी, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे एक पन्ना दिखेगा, इसे भी हम स्किप करेंगे। उसी तरीके से तीनों लर्निंग स्टाइल जो है, इन तीनों लर्निंग स्टाइल्स का आपको यहाँ पे एक एक पन्ना दिया गया है, ये किस तरीके से इम्प्रूव की जा सकती है और इन बच्चों ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
तो ये वापस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई चीज और एक बार आ रही है, तो इसे हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम अगले पन्ने पे आ जाएंगे जिसे हम पर्सनैलिटी पेज कहते हैं या पर्सनैलिटी प्रोफाइल कहते हैं। डॉक्टर विलियम मार्टिन मास्टर ने जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, पर्सनैलिटीज के ऊपर रिसर्च की थी और इनके मुताबिक दुनिया में सिर्फ 4 ही प्रकार की पर्सनैलिटीज होती हैं, जो कि है ईगल जो कि डोमिनेंट होते हैं, जो पीकॉक होते हैं वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, आउल कंप्लायंट होते हैं और डव स्टडी होते हैं। इन चारों में से आपका बच्चा एक ही कैटेगरी में फिट हो सकता है। साइली के केस में साइली की प्राइमरी पर्सनैलिटी ईगल है। ईगल होने का मतलब साइली डोमिनेंट है। इसका आप बेसिक मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि साइली एक बॉर्न लीडर है। ये किसी भी ग्रुप में काम करेगी तो इसे कैप्टनसी पोजीशन या जो हेड क्लास मॉनिटर वाली पोजीशन, ये उस प्रकार से ज्यादा खुश होती है अगर ऐसी पोजीशन इसे दी जाए। अपने फ्रेंड सर्कल में भी साइली डोमिनेट करने वाली लड़की है। ये उसी के साथ दोस्ती बनाती है जो इसकी बात सुने, जो इसके कहे गए पे चले, या तो फिर वो उससे दोस्ती नहीं करेगी। जो डोमिनेटिंग होते हैं ये जनरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अपने टारगेट को लेकर बहुत ही ज्यादा क्लियर होते हैं। इनफ्लेक्सिबल होते हैं, जिसको हम कहते हैं रिजिड होना, तब से मस ना होना। बोल्ड होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, मुंह पे बात करने वाले होते हैं। बॉर्न लीडर्स एम्बिशियस होते हैं, जिंदगी में इन्हें बहुत कुछ करना होता है। इन्हें ग्रुप लीड करने का मौका मिले तो ये सबसे ज्यादा खुश होते हैं। इन्हें टीम प्लेयर बनने का मौका मिले तो ये उतने ज्यादा खुश नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्राइमरी पर्सनैलिटी की साइलिटी के केस में जो है वो ईगल है। ऐसा कोई भी जॉब, ऐसे कोई भी ऑक्यूपेशन जहाँ पे इसे लीड करने का चांस मिले ये प्रेफर करेगी। ईगल पर्सनैलिटी रखने वाले लोग ज्यादा समय तक नौकरी जनरली नहीं करते, और अगर करते हैं तो इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ करते हैं, वो ज्यादा उस तरीके से प्रेफर करते हैं। अगले पन्ने में एडिशनल इंफॉर्मेशन हर पर्सनैलिटी के बारे में दी हुई है, जिसे आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। डॉक्टर गार्डनर सर की जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी 1983 की हम लोगों ने डिस्कस की थी शुरुआत में, पेज नंबर 7 पे, उसका वापस से जिक्र हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में वही ग्राफ और एक बार दोहराया गया है और इसके बाद में हर एक इंटेलिजेंस पे सिंगल पन्ना यहाँ पे दिया गया है। हम ऑलरेडी इंटेलिजेंस के बारे में बात कर चुके हैं, तो हम इन पन्नों को स्किप करेंगे और अगले इंपॉर्टेंट काउंसलिंग के पन्नों की तरफ बढ़ेंगे। जो अगला इंपॉर्टेंट काउंसलिंग का पन्ना है, इसे क्वेश्चंस का पेज कहा जाता है। 4 प्रकार के क्वेश्चंस का जिक्र आप इसमें देख पाएंगे। पहला है आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन, दूसरा है ईक्यू यानी कि इमोशनल क्वेश्चन, तीसरा है सीक्यू यानी कि क्रिएटिव क्वेश्चन, और चौथा है एक्यू यानी कि एडवर्सिटी क्वेश्चन। साइली के केस में हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो है वो ईक्यू आया है। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मैनेजरियल स्किल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्ची जो है हमारी, ये मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा अच्छी है। दैट इज हर कोर स्ट्रेंथ, इसकी कैपेसिटी है लोगों को लीड करना, लोगों को डोमिनेट करते हुए अपना काम करवा के लेना, किससे किस वक्त किस प्रकार से काम करवा के लेना है, इसकी बखूबी कैपेबिलिटी साइली में है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो है आप देख सकते हैं कि साइली के केस में आईक्यू आया है। आईक्यू वाले इंटेलिजेंस क्वोशिएंट अच्छा होने के कारण साइली जनरली पढ़ाई में भी अच्छी है, 75-80% आराम से स्कोर करने वाली बच्ची है। जो थर्ड क्वोशिएंट आया है वो एक्यू है यानी कि एडवर्सिटी क्वोशिएंट। प्रेशर में काम करने की काबिलियत आपको एडवर्सिटी क्वोशिएंट बताता है कि एक बच्चा प्रेशर में किस तरीके से सस्टेन कर पाता है। 25.2 का परसेंटेज अच्छा होता है, क्योंकि ना तो ये बहुत कम है ना तो ये बहुत ज्यादा, ये एवरेज है, तो ये प्रेशर में भी एवरेज तरीके से सस्टेन कर जाती है। सबसे कम जो आया है यहाँ पे आप 16 पॉइंट पे देख सकते हैं, वो सीक्यू है यानी कि क्रिएटिविटी क्वोशिएंट। साइली क्रिएटिव कम है, इसका मतलब उसको म्यूजिक और आर्ट जैसे सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये डांस, पेंटिंग वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स में साइली का इंटरेस्ट बहुत कम है। तो उस प्रकार के करियर जिसमें इसकी ज्यादा जरूरत हो, हम जनरली साइली को भेजना प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, अगले पन्ने पे आप देखेंगे डॉक्टर जॉन हॉलैंड थियरी। डॉक्टर जॉन हॉलैंड जो थे ये एक विख्यात प्रोफेसर थे जिन्होंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ काम किया। ये साइकोलॉजिस्ट थे और 1990 के आसपास अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने इन्हें संपर्क किया था कि एक ऐसे टेस्ट बनाई जाए जिससे एम्प्लॉयमेंट के लिए आने वाले बच्चों की काबिलियत, वो टेस्ट कैटेगरी में सॉर्ट आउट करके बता पाए कि कौन सा बच्चा किस काबिलियत के मुताबिक कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए सूटेबल है।
तो उन्होंने एक टेस्ट डिजाइन की जिसे जॉन हॉलैंड्स ऑक्यूपेशनल थियरी भी कहा जाता है या राइसेक थियरी भी कहा जाता है, जिसमें 6 अलग-अलग पैरामीटर्स पे बच्चों की स्कोरिंग की जाती थी। उस पैरामीटर के स्कोर कार्ड के मुताबिक अगर आप देखें तो साइली का स्कोर उन 6 पैरामीटर्स पे कुछ इस प्रकार है। रियलिस्टिक यानी कि सत्यवादी होना, इसमें साइली का स्कोर 17.2 है। इन्वेस्टिगेटिव जैसे कि शब्द बता रहा है, खोजबीन करने की काबिलियत रखने वाले बच्चे, इसमें 16% है। कन्वेंशनल यानी कि रूढ़िवादी, गवर्नमेंट जॉब्स में जनरली पाए जाने वाले लोग, इसमें 17.2 है। आर्टिस्टिक यानी कि कलाकार, इसमें 11.9। एंटरप्राइजिंग यानी कि बिजनेस ओरिएंटेशन रखने वाले लोग, व्यापार की तरफ रुझान रखने वाले लोग, यहाँ पे 18.5। और सोशल यानी कि लोगों से बात करने की काबिलियत और बातूनी लोग, ये जनरली सोशल कैटेगरी में आते हैं। आप इन 6 पैरामीटर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा पंडित सर की साइली जो है सोशल 19.3 और एंटरप्राइजिंग 18.5 है। यानी कि लोगों से बात करने की स्किल और आगे चल के बिजनेस करने की काबिलियत ये साइली डोमिनेट करेगी। ना वो सत्यवादी करियर्स में जाने वाली बच्ची है जैसे कि सीए आईसीडब्ल्यू, ना वो कन्वेंशनल करियर्स में जाने वाली बच्ची है जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स, ना इन्वेस्टिगेटिव यानी कि रिसर्च या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे जॉब्स में जाएगी, ना आर्टिस्टिक यानी कि इंटीरियर डिजाइन या फैशन डिजाइनर जैसे जॉब्स में जाएगी। ये लॉन्ग टर्म में बिजनेस करेगी और जहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन करना होगा उस प्रकार के करियर में साइली सबसे ज्यादा सुटेबल है। कोई शक साइली सर, आपको कोई शक? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर। इस रिपोर्ट की सबसे आखिरी थ्योरी डॉक्टर वॉल्टर मैकेंजी थ्योरी। तो वॉल्टर मैकेंजी सर जो थे, इन्होंने डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर की 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का डेरिवेटिव बनाया था। इन्होंने उस थ्योरी को मतलब 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके ये बताया है कि 3 अलग अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं। एक एनालिटिकल डोमेन होता है, ये वो बच्चे होते हैं जो फैक्ट्स और फिगर्स से सीखते हैं। एक इंट्रोस्पेक्टिव डोमेन होता है, ये वो बच्चे होते हैं जो खुद के अनुभवों से सीखते हैं। और एक इंटरेक्टिव बच्चे होते हैं जो लोगों से इंटरैक्ट करके सीखते हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है साइली को इंटरैक्टिव में आया है। इसका मतलब लोगों से बात करके साइली जितना ज्यादा जल्दी कोई चीज समझ लेती है उतना खुद ही के दिमाग में प्रोसेस करके नहीं सीख पाती। लोगों से बात करते रहना, इंटरेक्शन करना, प्रोफेसर से बात करना, टीचर से, क्लासमेट से बात करके जानकारी हासिल करना, ये उसका प्रेफर्ड तरीका है जिससे वो लर्निंग एक्वायर करती है। ठीक है सर, इसके अगले पन्ने पे आप देखेंगे करिकुलर एक्टिविटी ग्राफ। ये आपको ये बताता है कि साइली जो है इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज में और केमिस्ट्री में काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स लाती है, पर मैथ्स में, फिजिक्स में और बायोलॉजी में उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाती। हिस्ट्री भी साइली का अच्छा है और सिविक्स भी अच्छा है, पर मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी कमजोर है और सबसे ज्यादा कमजोर सब्जेक्ट बायोलॉजी है, जबकि सबसे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट जो है ये इसका लैंग्वेज है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आर्ट, साइंस या कॉमर्स की तरफ अगर आप देखें तो हमारा रिपोर्ट साइली को कॉमर्स की तरफ 37.3 और साइंस की तरफ 35.8% रिकमेंडेशन देता है। आर्ट्स की तरफ तो बिल्कुल ही रिकमेंडेशन नहीं है। इन साइंस और कॉमर्स के दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो इनके बीच में कॉमर्स इज विनिंग, तो कॉमर्स की तरफ रिकमेंडेशन बच्ची का ज्यादा है। कॉमर्स करियर ही हम रिपोर्ट में रिकमेंड करेंगे। उसी तरीके से आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ग्राफ में देख सकते हैं कि हॉबी के बतौर डांसिंग जो कि 12.1% पे आया है और फॉरेन लैंग्वेज जो कि 11.9 पे आया है, ये मेरी तरफ से मैं रिकमेंड करूंगा। चेस हालांकि 11.9 पे आया है, मैंने रिकमेंड नहीं किया है क्योंकि बच्ची की लैंग्वेज की काबिलियत बहुत ज्यादा अच्छी है और हो सकता है फॉरेन लैंग्वेज सीखने से उसे करियर में भी फायदा हो, जो कि चेस सीखने से करियर में फायदा न हो पाए। पर एक हॉबी के बतौर अगर देखा जाए तो फॉरेन लैंग्वेज सीखना ज्यादा फायदेमंद होगा, हॉबी भी हो जाएगी और करियर में भी फायदा होने के चांसेस हैं। तो ये हो गई हॉबी और इसके बाद में हम देखेंगे सर बच्ची का करियर किस प्रकार से है। यहाँ पे आप करियर ग्राफ देख सकते हैं। फर्स्ट पैरामीटर जो है जहाँ पे करियर फील्ड बताया गया है, उसके बाद रेटिंग, उसके बाद इंडस्ट्री। जो रेटिंग है वो ज्यादा से ज्यादा किसी भी करियर में 5 स्टार आ सकती है और कम से कम 1 स्टार आ सकती है। 5 स्टार वो करियर होता है जिसे एक्सेलेंट करियर कहा जाता है और 1 स्टार वो करियर होते हैं जिसे पुअर करियर कहा जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि अगर बच्चे की रिपोर्ट में बहुत ज्यादा 5 स्टार्स हैं यानी बहुत ज्यादा एक्सेलेंट करियर हैं तो उसमें से कोई करियर रिकमेंड कर दिया जाए। साइली एक बहुत ही एक्सेप्शनल बच्ची है क्योंकि इसके पूरे रिपोर्ट में मैंने गो थ्रू किया है और 11 इसे 5 स्टार्स मिले हैं।
तो आप देख सकते हैं फिर डिजाइनिंग में 5 स्टार है, इंजीनियरिंग में 5 स्टार है, इसी प्रकार से एजुकेशन में, मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर आईटी, लिटरेचर, इन सारी जगहों पे 5 स्टार है। मैनेजमेंट, पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, साइकोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेज और आर्ट एंड पेंटिंग में भी बच्ची को 5 स्टार है। तो इन सारे 5 स्टार्स को मैंने एक तरफ लिख लिया है। अब इसमें मैं आपको एक एक करके फिल्टर करते हुए बताऊंगा कि कौन से मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग आर्ट्स की तरफ आने वाला करियर है और बच्ची को आर्ट्स हमने रिकमेंड किया नहीं है, तो इसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। इंजीनियरिंग में 5 स्टार आया है, हमने कॉमर्स के करियर रिकमेंड किए हैं। इंजीनियरिंग एक साइंस करियर है, तो इसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। उसी तरीके से एजुकेशन जो है ये आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों तरफ से जाया जाने वाला करियर है, तो इसे हम बहरहाल रखेंगे। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया कॉमर्स की तरफ से जाने वाला करियर है, बच्ची की लैंग्वेज में बहुत अच्छी काबिलियत है और कॉमर्स रिकमेंडेड है, तो मास मीडिया को हम रखेंगे। कंप्यूटर एंड आईटी साइंस का करियर है, बच्ची को साइंस रिकमेंडेड नहीं है, और लिटरेचर आर्ट्स का करियर है, तो दोनों डिलीट कर देंगे। उसी प्रकार से मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड करियर है, तीनों साइड से जाया जा सकता है, तो इसे हम रख लेंगे। पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स में बच्ची को कन्वेंशनल होना पड़ेगा, हॉलैंड थ्योरी के मुताबिक बच्ची ज्यादा कन्वेंशनल नहीं है और गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा टाइम काम नहीं करेगी, तो उसे हम हटा दे रहे हैं। साइकोलॉजी एक आर्ट्स बेस्ड करियर है, तो उसे भी हम हटा दे रहे हैं। फॉरेन लैंग्वेज जो है हमने हॉबी के बतौर रिकमेंड किया है और एक आर्ट्स बेस्ड करियर है, तो उसे भी हम मेन स्ट्रीम करियर से हटा रहे हैं। फाइन मोटर बच्ची का कमजोर है और इसी वजह से आर्ट एंड पेंटिंग में हम करियर करके रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो इन 11 में से हम लोगों ने जो है सिर्फ 4 रखे हैं। जो पहला है वो एजुकेशन है, जो दूसरा है मास कम्युनिकेशन है, तीसरा मैनेजमेंट है और चौथा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोगों ने हटा दिया था, तो बचे 3, एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट। तो इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए, बच्ची की काबिलियत देखते हुए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि बच्ची अगर मास कम्युनिकेशन में अपना करियर करे और उसके बाद आगे जाके एमबीए मास कम्युनिकेशन कर ले, तो ये उसकी सारी स्किल्स को मद्देनजर रखते हुए सबसे सूटेबल करियर होगा। इसके रीजन मैं आपको समझा दूं। बच्चे की सबसे नंबर 1 स्ट्रेंथ है इंटरपर्सनल, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में आपको बात करना पड़ता है। लिंग्विस्टिक इसकी नंबर 2 स्ट्रेंथ है, इसे लिखने की काबिलियत भी है और लिखने की काबिलियत होने के कारण वोकेबलरी भी है। मास कम्युनिकेशन में दोनों की जरूरत है। ये ईगल पर्सनैलिटी है, सवाल पूछने की, निडरता से सवाल पूछने की जो जरूरत है वो यहाँ पे होगी। जनरली मास कम्युनिकेशन में जर्नलिस्ट अकेले काम करते हैं, तो ये ईगल होने के कारण ये किसी के अंडर काम करने से बेहतर अकेले काम करना प्रेफर करेगी। और आगे चल के अगर ये मास कम्युनिकेशन में मैनेजमेंट कर लेती है, तो इसकी जो मैनेजमेंट स्किल हमने शुरुआत में देखी थी इंट्रा और इंट्रा की काबिलियत की वजह से, और बीच में ईक्यू भी आपने देखा 31.2% से सबसे ज्यादा है क्वेश्चंस में, तो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कर सकती है। इस वजह से मास कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन साइड के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो सर ये है मेरा करियर रिकमेंडेशन, जो कि मैं इसी पन्ने पे अभी आपको लिख के दे दूंगा। और सर ये सबसे आखिरी पन्ना मेरे लिए है, जो आप या शायरी दोनों में से कोई भी इसे भर सकता है। ये फीडबैक फॉर्म है जो मैं चाहूंगा कि आप इसे भरें, और अगर आपको लगा हो कि ये काउंसलिंग आपके बच्चे के लिए फायदेमंद रही और इससे आपके बच्ची के करियर के बारे में आपको एडिशनल जानकारी और क्लैरिटी मिली, तो मैं चाहूंगा कि आप 2 से 3 पेरेंट्स या दोस्तों का नाम रिकमेंड करें जिनके बच्चों तक हम ये कंसेप्ट ले जा सकते हैं। टेस्ट करना ना करना उनकी इच्छा है, परंतु आपकी वजह से अगर आप उन तक पहुंच सकें तो हम उनको इस टेस्ट के बेनिफिट्स के बारे में समझा पाएंगे। आप 2 मिनट लेके ये फॉर्म को अगर भर सकें तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। धन्यवाद सर। तो ये फॉर्म मुझे मिल चुका है और आशा करता हूँ ये काउंसलिंग आपके और आपके बच्चे के लिए काफी फायदेमंद रही होगी, और साइली के करियर के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, और आगे चल के इसी तरीके से आपका नाम रोशन करें और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे ज्यादा जिंदगी में अचीव करें। धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए। हैव अ ग्रेट डे।